फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय। ठीक है, अब देखिए जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, जो सामाजिकरण होता है, इसके दो फैक्टर होते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक कारक और एक होता है आपका द्वितीयक कारक। ठीक है, प्राथमिक कारक के अंदर क्या आ जाता है, परिवार, क्योंकि जो बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है, उसके परिवार से ही शुरू होती है। ठीक है, जैसे ही बच्चा परिवार में जन्म लेता है, जो परिवार के सदस्य होते हैं तुरंत ही उससे इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, अरे मेरा बच्चा। ठीक है, तो जो बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू हो रही है, उसके परिवार से। फिर उसके बाद में जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी घर में आते हैं, वहाँ से भी बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। तो जो आस पड़ोस है, जो परिवार है, ये क्या होते हैं, सामाजिकरण के प्राथमिक कारक होते हैं, मुख्य एजेंसी होती है। ठीक है, कई बार यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि परिवार क्या है, तो परिवार जो है सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, प्राथमिक इकाई है। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चा स्कूल में जाता है, मीडिया के थ्रू चीज़ों को सीखता है, संस्कृति के थ्रू चीज़ों को सीखता है। तो ये सारे कारक क्या होते हैं, द्वितीयक कारक के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, मीडिया हो गई, स्कूल हो गया। ठीक है, इसके अलावा संस्कृति हो गई, समाज से जब बच्चा चीज़ों को सीख रहा है, तो ये सारे जो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर किसकी बात की है, विद्यालय की बात की है। तो विद्यालय किसके अंतर्गत आ जाएगा, द्वितीयक कारक के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि बच्चा परिवार के बाद यहाँ इन जगहों से चीज़ों को सीख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है कि कोई भूमिका नहीं होती। देखिए ये कहना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मनुष्य है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज से ही चीज़ों को सीखता है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा कि बहुत कम भूमिका होती है, नहीं, समाज की तो बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। ठीक है, हम जितनी भी चीज़ें सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं, अपने समाज से, अपने सोसाइटी से सीख रहे हैं। तो ये भी नहीं होगा। प्राथमिक कारक है, देखिए जो विद्यालय, ये प्राथमिक कारक के अंतर्गत नहीं आएगा। प्राथमिक कारक के अंदर तो आपका परिवार आ जाएगा। ठीक है, विद्यालय किसके अंतर्गत आएगा, द्वितीयक कारक के अंदर, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से आपके अभी लेटेस्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ था, सेम एज इट इज़। अगर आप देखेंगे जो 7 जुलाई का आपका एग्जाम हुआ था पेपर 2 में, तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो देखिए एक मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे, जो कि क्या कहते हैं कि जितना आप सोच सकते हैं उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है। ठीक है, बट जो बच्चे का चिंतन है वो आपसे गुण प्रकार में अलग होगा। ठीक है, आप जो है अपने घर के काम के बारे में सोच सकते हैं, अपने ऑफिस के काम के बारे में सोच सकते हैं, बट एक छोटा बच्चा है तो आप खुद सोचिए कि वो क्या सोचेगा। ठीक है, अपने खिलौनों के बारे में सोच सकता है, अपनी चॉकलेट्स के बारे में सोच सकता है। ठीक है, तो जो बच्चे का चिंतन है और जो वयस्क व्यक्ति का चिंतन है वो सिर्फ प्रकार, गुण में अलग होता है, क्वालिटी में अलग होता है, बट जो क्वान्टिटी होती है, जो मात्रा होती है, ठीक है, वो सेम होती है। यानी जितना आप सोच सकते हो उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है, बट जो है आप किसी और चीज़ के बारे में सोचते हैं और छोटा बच्चा जो है किसी और चीज़ के बारे में सोचता है। तो ये बात कौन कहते हैं, जीन पियाजे कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं भी बताई हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे जो है आपकी जो वीडियो आएगी थ्योरी क्लासेस की, उसमें हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो लेव वाइगोस्की हैं, जिन्होंने कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है, इनसे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हॉवर्ड गार्डनर से भी जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो इन्होंने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दे रखा है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दे रखा है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा लॉरेंस कोहलबर्ग, जिन्होंने कि मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चारों जितने भी आपको यहाँ पर नाम दे रखे हैं, इन मनोवैज्ञानिकों को आप अच्छी तरीके से ज़रूर रीड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको अपने एग्ज़ाम में लगभग मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन इन्हीं लोग से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है सारे अच्छी तरीके से आपको ज़रूर कवर करने हैं, क्योंकि यहीं से आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, बच्चे के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। जो
बच्चा होता है उसकी संस्कृति में क्या होती है, बहुत सारी विविधताएं देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि आपकी संस्कृति के लिए कुछ चीज़ें सही हों बट वही चीज़ें जो है किसी और संस्कृति के लिए गलत हो। ठीक है, तो जो बच्चा होता है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की जो है संस्कृति से आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की संस्कृति से वो आएगा उसी तरीके के रूल रेगुलेशन को वो फॉलो करेगा, है ना। तो जो बच्चे होते हैं उनकी संस्कृति में आपको विविधताएं देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम और सुनिश्चित समय से होता है, ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी। सभी बच्चों का जो विकास है सुनिश्चित समय पर नहीं होता है। ठीक है, एक ही समय पर एक साथ नहीं होता है। देखिए आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं, है ना, वो 8 से 9 महीने में चलना भी सीख जाएंगे, बोलना भी सीख जाएंगे। बट वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि 1 से 1.5 साल तक का समय लग जाता है, इवन 2 साल तक का समय लग जाता है ना। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि बच्चे का जो है विकास कैसा होगा, फास्ट होगा, स्लो होगा। कहीं बच्चे को जो है कहीं फिजिकल डिसेबिलिटीज़ तो नहीं है, कहीं उसको हेरिडिटी सही नहीं मिली है, हो सकता है उसको इन्वायरमेंट सही ना मिला हो। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि जो है बच्चे का विकास कितने समय में होगा, है ना। तो जो विकास का समय होता है, जो रेट होती है, जो दर होती है, क्या होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, हर बच्चे में जो है अलग अलग देखने को मिल सकती है। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। देखिए पहले से निश्चित नहीं होता है कि हमारा विकास कितना होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हमको हेरिडिटी कैसे मिली और इन्वायरमेंट कैसा मिला। मान लीजिए आपको हेरिडिटी बहुत अच्छी मिल गई, ठीक है, बट आपको इन्वायरमेंट ही वैसा ना मिला, इन्वायरमेंट आपको मार काट वाला मिल गया, तो अब फिर आपका जो विकास है उसी के अकॉर्डिंग डेवलप होने लगेगा। ठीक है, विकसित होने लगेगा। तो ये भी आपका नहीं होगा। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के विकास के लिए। विकास एक सरल और एक दिशेयी प्रक्रिया है। देखिए जो विकास होता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, और एक दिशेयी नहीं होता है, बहुआयामी होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, कई आयामों में, कई पक्षों में हमारा विकास होता है। हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ सामाजिक विकास होता है और श्रमिकात्मक विकास होता है। तो कई सारे पक्षों में जो है हमारा विकास हो रहा होता है। तो एक आयामी नहीं होता है और ना ही जो है सरल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मैंने नोट्स में भी मेंशन कर रखे हैं। तो यहाँ पर 4th, 3rd और 2nd आपका नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। ठीक है, जो प्रगतिशील शिक्षा होती है, जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है, उसमें जो टीचर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं उसका यूज करता है ना। कैसी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, एज पर नीड। इसी पर क्या है, बेस्ड है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा भी। ठीक है, एज पर नीड का मतलब क्या होगा, जैसे कि आपकी क्लासरूम में एक दृष्टिबाधित छात्र है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, ब्रेल लिपि का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो सुनने वाली चीज़ें होती हैं, जो बोलने वाली बुक होती हैं, आप उनको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके क्लासरूम में एक श्रवण बाधित छात्र है जिसको सुनाई नहीं दे रहा हो, ठीक है, तो ऐसे बच्चे के लिए जो चित्रात्मक चीज़ें हैं वो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, ताकि बच्चा उन चीज़ों से सीख सके, है ना। वो सुन नहीं पा रहा है बट देख तो सकता है चीज़ों को, तो जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको चीज़ें भी प्रोवाइड करेंगे। ये कहती है आपकी प्रगतिशील शिक्षा और इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टीचर है वो क्या कर रही है, विद्यार्थी के व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार जो है परिवर्तित कर रही है किसको, अपने शास्त्र व आकलन की विधियों को। ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चा एक ही तरीके से सीख रहा है। तो जब बच्चा सीख एक तरीके से नहीं रहा है तो हम उसका जो आकलन है वो कैसे एक तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस प्रकार की क्लासरूम की बात हो रही है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है, प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है, जहाँ पर बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है और जो आकलन की विधियाँ होती है उसमें भी चेंज लाया जा रहा है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी अध्यापक केंद्रित की तरफ नहीं जाइएगा। ठीक है, जो वो शिक्षा है आपकी कैसी आधारित है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, जो आपकी NEP है, NCF है, ये क्या कहती है कि हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड करनी है, यानी सभी शिक्षक गतिविधियों का केंद्र क्या होगा, बच्चा होगा, है ना। अध्यापक केंद्रित नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं होगा। जब भी चाइल्ड सेंटर्ड की बात हो तभी उस ऑप्शन की तरफ जाइएगा। ठीक है, व्यवहारवादी, देखिए ये तो बिल्कुल ही नहीं का होगा। ठीक है, ये जब भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो आप उस ऑप्शन को पहले ही कट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। अब देखिए जब बच्चा ग्रुप लर्निंग करता है, ठीक है, ग्रुप में कोई एक्टिविटी करता है तो वहाँ पर क्या होता है, जो उसकी थिंकिंग होती है, जो थिंकिंग स्किल्स होती है, जो सोचने की क्षमता होती है वो विकसित होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बच्चा एक दूसरे के विचार को जान पाता है ना, दूसरे बच्चे के संस्कृति समाज के रूल रेगुलेशन को जान पाता है, ठीक है। तो जो बच्चे का विकास होता है वो क्या होता है, बेहतर होता चला जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन दे रखा है कि बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर पाते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे का जो विचार होगा वो अलग अलग होगा और दूसरे बच्चों के साथ में वो शेयर करेगा, तो इससे क्या होगा, जो थिंकिंग स्किल्स होगी बच्चे की वो बेहतर होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए जो बच्चा होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप लर्निंग करानी चाहिए, है ना। सेकंड क्या दे रखा है, बच्चों में भ्रांतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करेंगी, ठीक है। देखिए जो बच्चा होता है उसमें भ्रांतियाँ नहीं उत्पन्न होती है, उसको हेल्प मिलती है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चे का ध्यान भंग होता है, ये भी नहीं होगा। बच्चे में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति, देखिए 3 चीज़ें आपको अगर अपने जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उनमें देखने को मिल जाए, प्रतिस्पर्धा देखने को मिल जाए या फिर ध्यान भंग होगा, भ्रांति की बात की जाए, है ना, तो उस ऑप्शन की तरफ आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, है ना। और जो प्रतिस्पर्धा है ये तो जो है अगर आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि बच्चे के अंदर कंपटीशन कराना ही नहीं है, उसके सीखने पर फोकस होना चाहिए, है ना, तो इस ऑप्शन की तरफ आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। देखिए ये बात बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर बच्चा जो है फेल हो रहा है तो सिस्टम फेल हो रहा है, ठीक है, बच्चे में कमी आपको नहीं निकालनी है। एक बच्चा वो सारी चीज़ों को सीख सकता है, क्योंकि जो है बच्चे जन्म से ही क्या होते हैं, सीखने के लिए चीज़ों को जिज्ञासु होते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है। बट एज अ टीचर के रूप में जैसे बच्चे की ज़रूरत है आपको उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें भी प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है, क्योंकि आपने एक ही क्लासरूम में देखा होगा कुछ बच्चे जो है बहुत ही तीव्र गति से चीज़ों को सीखते हैं, बहुत ही फास्ट, ठीक है, एक ही बार बताएंगे आप उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। बट कुछ बच्चे वहीं पर होते हैं जिनको कि 2 से 3 बार बताने पर भी चीज़ों को समझ में नहीं आता है ना। तो ऐसे बच्चों के लिए जो है आप टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल्स होते हैं उनका यूज कर सकते हैं, है ना, दूसरे मेथड्स का यूज कर सकते हैं। तो बच्चा फेल नहीं होता, सिस्टम फेल होता है ना। शिक्षक के पढ़ाने में जो है कहीं ना कहीं कमी रहेगी, जिस वजह से जो बच्चा है वो यहाँ पर फेल हो रहा है। तो बच्चे के अंदर कमी निकालना ही नहीं है, चाहे बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहा हो। वंचित पृष्ठभूमि की क्या बच्चे सीख नहीं सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका नहीं होगा। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, विद्यालय में ही कमी है ना, जो टीचर्स है उसके में ही कमी, बट बच्चे के अंदर जो है आपको कमी नहीं निकालनी है। ये बात आपकी एनईपी भी कहती है, एनसीएफ भी कहता है। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाशी कमी है और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। देखिए ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है। बच्चे के अंदर आपको कमी बतानी ही नहीं है, सिर्फ विद्यालय गलत होगा या तो शिक्षक गलत होगा, है ना। तो ये जब भी आप सीटेट का एग्जाम दे, जब भी आपके जो सामने क्वेश्चन आए, तो ये चीज़ आपको माइंड में बैठा करके चलनी है कि बच्चे के अंदर कमी नहीं निकालनी है ना। सूचित करता है कि अभिभावकों ने अपने बच्चे के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। देखिए ये भी फिर से वही गलत बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश चाहिए। देखिए एक टीचर है जिसको कि मीनिंगफुल लर्निंग करानी है, ठीक है, अर्थपूर्ण जो है अधिगम कराना है। तो जो बच्चा है वो संस्कृति, उसकी जो संस्कृति है वो अलग अलग हो सकती है, उसके धर्म अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, उसकी जो भाषा है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि भारत क्या एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, ठीक है, यहाँ पर अनेक संस्कृति, अनेक समाज, ठीक है, अनेक भाषा वाले लोग रहते हैं। तो ऐसे में एज ए टीचर के रूप में इन जो भी बच्चे के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इसके साथ साथ जो सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई विविधता है, ठीक है, आपको इसको स्वीकार करना है, इसको एक संसाधन के रूप में देखना है ना। क्योंकि हर बच्चा जो है दूसरे बच्चे से चीज़ों को सीखेगा, ठीक है, उसको नई लैंग्वेज सीखने को मिलेंगी, नए धर्म के बारे में वो चीज़ों को जान पाएगा, नए समाज में किस तरीके से रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं वहाँ पर उन चीज़ों के बारे में जान पाएगा, नई संस्कृति से परिचित होगा। तो एज ए एसेट के रूप में इसको देखना है, एज ए संसाधन के रूप में इसको देखना है, ठीक है, इसको टालना है या फिर इसकी उपेक्षा करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, इसको जो है समझना है और इसको एक संसाधन के रूप में देखना है। तो यहाँ पर
थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा कि जो बच्चे के अंदर विद्याएँ पाई जाती हैं, चाहे वो धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो या फिर भाषाई हो, इसको समझना और एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी जो है आपको अपने क्वेश्चन में टालना या फिर उपेक्षित करना या फिर अनदेखी करने की बात आ जाए तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। देखिए जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होती है, क्या होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जटिल प्रक्रिया होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होती है, एक्टिव प्रोसेस होता है, सक्रिय प्रक्रिया होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप जो है बिना एक्टिविटी किए ही किसी चीज़ को सीख जाएंगे, आप चुपचाप बैठे रहो आप चीज़ों को सीख जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, एक्टिव ही रहना पड़ता है, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए, ठीक है, सक्रिय रहना पड़ता है। तो अधिगम क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स और जो है एक्टिव प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है ना, जटिल प्रक्रिया है। तो सरल, देखिए आपके जो सीटेट का एग्जाम है इसमें कोई भी प्रक्रिया सरल होती ही नहीं है, ठीक है। सारी प्रक्रिया क्या है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। विकास की बात हो तो वो भी कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। अधिगम की बात हो तो वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है ना। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चे के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं होता है। देखिए ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है ये क्या करता है, उसके जो आगे के पक्ष होते हैं विकास के, उनको भी प्रभावित करता है। आपने सुना ही होगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यानी अगर बच्चा जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो जो उसका संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो भी बेहतर तरीके से होगा, ठीक है। सामाजिक विकास भी अच्छी तरीके से हो पाएगा, संवेगात्मक विकास भी अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो जो शारीरिक विकास होता है क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है ना, की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। का कोई आपसी संबंध नहीं होता है। देखिए जो विकास के चारों पक्ष होते हैं कौन कौन से मैंने आप लोगों को बताया, फिजिकल बताया, कॉग्निटिव बताया, सोशियो बताया और इमोशनल बताया, ठीक है। सोशियो इमोशनल आपका एक ही में जो है काउंट हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, विकास के चारों पक्ष आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपसी संबंध नहीं होता, ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये चारों पक्ष आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। कि भूमिका नगण्य होती है, यानी शारीरिक विकास की कोई भूमिका ही नहीं होती। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में भी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पठन वैफल्य बच्चे की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। देखिए जो पठन वैफल्य यानी जो डिस्लेक्सिया होता है इसमें क्या होता है, जो बच्चे का ब्रेन होता है, ठीक है, उसके तंत्रिका तंत्र में कुछ ऐसे जो है सिस्टम होते हैं या फिर जो है बच्चे की तंत्रिका जो तंत्र होती है उसमें जो है कुछ इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती है कि जो लेटर होते हैं जैसे कि ABCD होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, रिवर्स दिखाई देते हैं, है ना। जैसे कि बच्चे को जो A है वो इस तरीके से ना दिखाई दे करके इस तरीके से दिखाई देगा, यानी मिरर इमेज दिखाई देती है किस बच्चे को, जिसको डिस्लेक्सिया होगी, ठीक है, यानी कि जिसको पठन वैफल्य होगा। तो ये क्या होता है, रीडिंग डिसऑर्डर होता है ना। बच्चे को पढ़ने में समस्या आती है क्योंकि जो वर्ड है वो रिवर्स दिखाई दे रहे हैं। तो जो बच्चा है वो कैसे चीज़ों को पढ़ पाएगा, है ना। तो बच्चे को कैसे दिखाई देती है, मिरर इमेज दिखाई देती है। जैसे कि जो बच्चा है इसको B को D दिखाई देगा, ठीक है। वाद जो है इसको इस तरीके से सा दिखाई देगा, है ना। तो इस तरीके से जो है बच्चों को चीज़ें दिखाई देती है। तो ये क्या होता है, रीडिंग डिसऑर्डर होता है। बच्चे को पढ़ने में जो है समस्या आती है, यानी पठन विकार होता है। तो ऐसा नहीं कि ये बच्चे जो है समाज में घुल मिल नहीं पाते, यानी समाज से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, बिल्कुल कर पाते हैं, सिर्फ पढ़ने में इनको प्रॉब्लम होती है। तो ये आपका नहीं होगा। पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, देखिए ऐसा नहीं है, जिस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, जिसके अंदर आपका डिस्लेक्सिया आता है, यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर है, डिस्लेक्सिया है, तो ऐसा नहीं कि इनका आप जो है शारीरिक परीक्षण करा दे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं इस बच्चे को डिस्लेक्सिया है, ठीक है। ये जो है शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो सकते हैं। आपने एक मूवी भी देखी होगी तारे ज़मीं पर, तो उसमें जो ईशान अवस्थी थे, क्या उनको कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज़ थी? बिल्कुल नहीं, ठीक है, वो तो शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ थे। तो ऐसे बच्चे का जो शारीरिक परीक्षण अगर आप करा दें तो भी आपको नहीं पता चलेगा कि बच्चे को डिस्लेक्सिया है या फिर नहीं है। उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, बिल्कुल सही बात है। जो रीडिंग डिसऑर्डर वाला बच्चा होता है, डिस्लेक्सिया वाला बच्चा होता है, अगर आप इसको चीज़ें रीड करवाएंगे तो बच्चा सही तरीके से पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको मिरर इमेज दिखाई दे रही है। और जब बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है चीज़ों को सही, तो फिर वो लिखेगा क्या, है ना। लिखेगा भी तो गलत ही चीज़ों को, जो वो पढ़ रहा है वही तो लिखेगा।
तो इनको अगर हम पढ़ने या फिर लिखने को बोले तो हमें पता चल जाएगा कि इस बच्चों को जो है डिस्लेक्सिया है या फिर नहीं। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, देखिए जब बच्चा चीज़ों को पढ़ ही नहीं पा रहा है तो फिर उच्च स्तरीय समस्याओं को वो हल कैसे करेगा, है ना। तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर दे रखा है प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देखिए जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं और जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को कैसा कार्य देना चाहिए जो कि चुनौतीपूर्ण हो, क्योंकि जो गिफ्टेड चाइल्ड है अगर आप इनको सामान्य बच्चे की तरह ही कार्यभार दे देंगे तो ये बच्चे क्या करते हैं, फिर क्लासरूम में निरस्ता फील करते हैं, बोरियत महसूस करने लगते हैं, क्योंकि ये सामान्य बच्चे से ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को कर लेते हैं। सामान्य बच्चा जो है एक क्वेश्चन को अगर 5 मिनट में सॉल्व करके ला रहा है तो वहीं पर जो गिफ्टेड चाइल्ड है उसी क्वेश्चन को जो है 1 मिनट 10 सेकेंड 15 सेकेंड ऐसे टाइमों में जो है सॉल्व कर लेता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर हम इनको सामान्य बच्चे की तरह ही जो है कार्य देने लगे तो फिर ये क्या करेंगे, क्लासरूम में बोरियत निरस्ता फील करेंगे, क्योंकि पहले ही उन बच्चों से ये चीज़ों को कर ले रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को कैसे कार्य देना चाहिए, चैलेंजिंग भरा कार्य, ठीक है, चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप दे करके, ठीक है। वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता हो। देखिए जो अभिमुखी चिंतन है यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जो कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात हो रही है, यानी कि अभिसारी चिंतन की बात हो रही है। जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है, यानी कि जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है और जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है, इसके अंदर हमें कौन सी थिंकिंग को बढ़ावा देना है, अपसारी चिंतन, ठीक है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग को जो है बढ़ावा देना है, जहाँ पर बच्चा मल्टीपल डायरेक्शन में चीज़ों को सोच पाए। और जो अभिसारी चिंतन होता है ये क्या कहता है कि बच्चा जो है किसी एक ही बिंदु पर आकर के रुक जाए। इसका मतलब होता है कि कई डायरेक्शन में सोच पाए, और इसका मतलब क्या होता है, किसी एक ही बिंदु पर आकर के रुक जाना, ठीक है, यानी किसी समस्या का एक ही सोल्यूशन बता पाना। ये क्या होता है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है। बट डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, कई दिशाओं में सोचना, एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल सोल्यूशन बताना, है ना। तो इस जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं और जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं, इन बच्चों में जो है हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग विकसित करनी है, यानी कि जो है जो अपसारी चिंतन होता है उसका विकास करना है, ना कि कन्वर्जेंट का, ना कि अभिसारी का। तो यहाँ पर अभिमुखी या फिर अभिसारी दे दे, बात एक ही है आपका, तो ये नहीं होगा। अगर अपसारी दिया होता तो ये ऑप्शन भी सही होता। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध करा करके, देखिए जब बच्चा पहले ही चीज़ों को सॉल्व कर रहा है तो फिर उसको निर्देश देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये भी नहीं होगा। रटने पर आधारित परीक्षा दे करके, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। जो बच्चा गिफ्टेड है वो चीज़ों को रटेगा ही क्यों, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका। वैसे भी जो रटन पद्धति है इसको बढ़ावा नहीं देना है, ये बात आपकी NEP भी कहती है, NCERT भी कहती है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना, ठीक है। देखिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन है कभी भी बच्चों को अलग करने की बात नहीं करती है, ठीक है, पृथक करने की बात नहीं करती है, सेग्रीगेशन अलग थलग, ठीक है, पृथककरण करने की बात नहीं करती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो, अगर आपको ऑप्शन में पृथक करने की बात की जाए या फिर वर्गीकृत करने की बात की जाए, बच्चों को अलग करने की बात की जाए, तो वो ऑप्शन आपका पहले ही कट कर देना है, ठीक है। जो समावेशी शिक्षा ये क्या कहती है कि हमें बच्चों को एज पर नीड एजुकेशन देनी है, यानी जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ हम सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, चाहे बच्चा कैसा भी हो, फिजिकल रूप से डिसेबल हो, दृष्टिबाधित हो, श्रवण बाधित हो, ठीक है, हम सभी प्रकार के बच्चों को जो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। और कैसी एजुकेशन देंगे, एज पर नीड एजुकेशन देंगे, जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चीज़ें भी प्रोवाइड करेंगे। यही क्या कहती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, बच्चे की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, यानी लेबलिंग कर देना, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें बच्चे की अक्षमताओं के आधार पर उनको लेबलिंग, यानी थप्पे नहीं लगाने की, बच्चा कमज़ोर है, बच्चा पढ़ने में बहुत तेज़ है, इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है। हमें सभी बच्चों को साथ लेकर के चलना है। अलग अलग
अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान करना, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। सभी बच्चों को एक ही संस्था में पढ़ाना है, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे संस्था में भेज दिया, नहीं, एक ही संस्था में पढ़ाना है, बट एज पर नीड एजुकेशन लेना है। मैं बार बार इस वर्ड पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि कई बार आपके यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो एज पर नीड का मतलब यही होता है कि जैसी बच्चे की जरूरत है हम उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और एक ही संस्था में, एक ही विद्यालय में जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी नहीं होगा। दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि सभी बच्चे जो है समान शिक्षा पाने का अधिकार रखते हैं और उनको नियमित विद्यालय में ही भेजा जाएगा और जैसे बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें भी प्रोवाइड की जाएगी। इसी पर आधारित है आपकी समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी क्लासेस है वो आपको टाइम से प्रोवाइड हो सके, ठीक है। इसके अलावा देखिए जिन्होंने भी नोट्स को परचेज कर रखा है तो आप मेरे साथ लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। मैं आपको लास्ट तक जो है कुछ ना कुछ जो चीज़ें होंगी वो प्रोवाइड करते रहूँगी, जो भी आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें होंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को जो है लास्ट जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं खत्म होता तब तक मैं प्रोवाइड करती रहूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।